ये दूसरा खंड है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का। अगस्त 2025 का प्रतियोगिता दर्पण का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत क्या है कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, तथापि क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए आउटरीच सत्र को संबोधित करने के लिए मेजबान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उन्हें इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। आउटरीच सत्र उन बैठकों को कहा जाता है जिनमें G7 के सदस्य देशों के साथ आमंत्रित जो गैर सदस्य देश व संगठन भाग लेते हैं। ऐसे सत्रों के लिए किसी देश को आमंत्रित करने का अधिकार मेजबान देश को होता है। यह लगातार छठा अवसर है, ठीक है, छठा अवसर है जब G7 आउटरीच सत्र में भाग श्री मोदी ने लिया है। इससे पूर्व 2019, 21, 22, 23, 24 में G7 आउटरीच सत्र में भाग वह ले चुके थे। कोविड महामारी के कारण 2020 में G7 शिखर सम्मेलन रद्द हो गया था। श्री मोदी से पूर्व तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 5 बार G7 आउटरीच सत्र में भाग लिया था। अपनी इस भागीदारी के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा व आउटरीच सत्र को 17 जून 2025 को संबोधित करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने को आज की सबसे बड़ी चुनौती में से एक बताया है। भारत की बात करते हुए उन्होंने बताया कि विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी भारत पेरिस प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा करने वाला देश है। उन्होंने बताया कि आज भारत की लगभग सभी घर बिजली से जुड़े हुए हैं तथा 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की ओर भी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस समय कुल स्थापित क्षमता का लगभग 50% भाग नवीकरणीय ऊर्जा का है। उन्होंने बताया कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर है तथा क्लीन एनर्जी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग पर भारत जोर दे रहा है। विश्व के सभी देशों को ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ने के लिए भारत प्रेरित कर रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा, हम लोग ये पढ़ रहे थे पिछले खंड में कि विभिन्न व्यस्तताओं के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, बीच सम्मेलन से क्या हुआ कि हाँ, क्या बीच सम्मेलन से ही में ही छोड़कर वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन चले गए थे, ठीक है। तो विशेष आमंत्रितों में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं ली जे-म्यूंग व ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा आदि के अतिरिक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, नाटो के महासचिव मार्क रूट व विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने भी शिखर सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज की। कनाडा के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न इस वर्ष के G7 शिखर सम्मेलन की थीम थी साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स था। जबकि वैश्विक आर्थिकता एवं वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा एवं डिजिटल संक्रमण तथा शांति एवं सुरक्षा सम्मेलन में चर्चा के मुख्य बिंदु थे। किंतु यह सम्मेलन ऐसे समय में संपन्न हुआ जब एक ओर तो इजराइल गाजा के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी तथा रूस यूक्रेन युद्ध का मामला अभी ज्वलंत ही था, वहीं सबसे ऊपर ईरान के परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए इजराइल की तीव्र आक्रामक कार्यवाहियों के समर्थन में अमेरिका भी खुलकर आ चुका था। ऐसे में इजराइल ईरान का मुद्दा ही चर्चा में हावी रहा। सम्मेलन के संयुक्त बयान में कहा गया कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। इसमें कहा गया कि ईरानी संकट के समाधान में मध्य पूर्व में शत्रुता को व्यापक रूप से कम करने के लिए, जिसमें गाजा में युद्ध विराम भी शामिल है, की ओर अग्रसर होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल ईरान युद्ध व कई अन्य
महत्वपूर्ण व्यस्तताओं के कारण सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर गए थे, किंतु उन्होंने चेतावनी दी कि तेहरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगानी चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, साझा बयान में स्पष्ट कहा गया कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है तथा ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन वापसी के पश्चात दुनिया की शेष 6 बड़ी ताकतों ने रूस, यूक्रेन तथा इजराइल ईरान युद्ध पर तो चर्चा की, किंतु अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर किसी बड़े समझौते तक नहीं पहुंच सके। G7 का आगामी 52वां शिखर सम्मेलन जून 2026 में फ्रांस की मेजबानी में होना है। ठीक है, तो अब कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, इसमें से एक ये है कि G7 देशों के साथ भारत का व्यापार है, मैं वो आपको दिखाता हूं। तो देखिए, सबसे अधिक आप देख रहे हैं आंकड़े में सबसे अधिक जो व्यापार देख रहे हैं वो अमेरिका के साथ है। ठीक है, और जो आंकड़े दिए गए हैं ये सभी बिलियन डॉलर में है। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं, ये बिलियन डॉलर में दिए गए हैं। तो अमेरिका के साथ जो आयात है वो कितना है, यानी कि खरीदता कितना है, 45.70 बिलियन डॉलर की खरीदारी है, और निर्यात कितने का है, 86.51। ठीक है, दूसरे स्थान पर हम देखें तो आयात निर्यात में तो कौन सा देश है, तो दूसरे स्थान पर अगर आयात के मामले में कहे तो दूसरे स्थान पर आपका जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी है। तीसरे स्थान पर जापान है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस, फिर फ्रांस के बाद इटली और फिर कनाडा और ब्रिटेन है, उससे पहले ब्रिटेन है। ठीक है, तो ये आंकड़े आप देख सकते हैं, लेकिन आपको जो याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं कि G7 के किस देशों के साथ सर्वाधिक व्यापार होता है, तो अमेरिका है, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और भी आंकड़े हैं जो दिए गए हैं, इसे भी हम लोग देखे हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी का लाभ, ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की बात कहते हुए ग्लोबल साउथ में किसी के भी अछूता न रहने की बात श्री मोदी ने अपने संबोधन में कही। आतंकवाद का उल्लेख करते हुए इसे मानवता का दुश्मन उन्होंने बताया तथा इसके विरुद्ध लड़ाई में एकजुटता को अनिवार्य उन्होंने बताया। अपने इस संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत ने सदैव अपने हितों से ऊपर उठकर मानवता के हित में काम किया है तथा आगे भी सभी विषयों पर G7 के साथ अपना संवाद और सहयोग जारी रखेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और आंकड़ा है जो आपको देखने चाहिए। यहाँ G7 शिखर सम्मेलन है। ठीक है, ये कहाँ हुआ है, ये कनाडा में संपन्न हुआ और कनानेस्कस में संपन्न हुआ है। तो ये जो मैप है आप देख लीजिए, ये मैप में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ संपन्न हुआ। ठीक है, और इसमें कौन कौन से देश जो भागीदार सदस्य देश हैं वो देखें तो सबसे पहले कनाडा है। ठीक है, इसके बाद ब्रिटेन है, जापान है, इटली, फ्रांस, अमेरिका, देख रहे हैं, जर्मनी। ठीक है, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान, और इसमें एक यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल है। ठीक है, 7 सदस्य देश इसमें शामिल है। यूरोपीय संघ एक गैर सूचीबद्ध सदस्य है। ठीक है, तो ये है। आमंत्रित देश कौन कौन से थे, तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, UAE, ये सभी। और GDP देखें तो यह आंकड़ों में आप देख लीजिए। ठीक है, कि वर्तमान मूल्यों पर जो ट्रिलियन डॉलर में जो है वो सबसे अधिक कितना है, अमेरिका का 30.51 ट्रिलियन डॉलर जो है, जर्मनी का 4.74, जापान का 4.19, ब्रिटेन का 3.84, फ्रांस का 3.21, इटली का 2.42, ठीक है, और 2.23 ये GDP है। तो देखिए, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सबसे अंतिम जो समाचार है उस पर हम आते हैं। तो खबर क्या है कि इजराइल ईरान के बीच 12 दिन के भीषण युद्ध के पश्चात युद्ध विराम संपन्न हुआ। तो क्या था कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते विश्व
जहां पहले ही विषम परिस्थितियों एवं तनाव के दौर से गुजर रहा था, वहीं जून 2025 में इजराइल व ईरान के बीच भीषण युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, दोनों ओर से चले भीषण हमले के बीच अमेरिका के भी आक्रामक रुख से युद्ध और विकराल रूप लेता। उससे पूर्व ही संघर्ष विराम 23 जून से लागू हो गया। परमाणु बम बनाने की दिशा में अग्रसर ईरान के इन कदमों पर रोक लगाने के इरादे से इजराइल ने ईरान के परमाणु व सैन्य ठिकानों पर पूरी तैयारी से 13 जून 2025 को हमला किया, जिसमें ईरान के सेना प्रमुख सहित 20 वरिष्ठ सैन्य कमांडर मारे गए। ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक भी इजराइल के इस हमले में मारे जाने के समाचार थे। ऑपरेशन राइजिंग, ये याद रखिएगा, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से की गई इस सैन्य कार्रवाई में इजराइल के 200 विमानों ने ईरान के लगभग 100 ठिकानों को निशाना बनाया। ठीक है, ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान व सैन्य ठिकाने ही इजराइल के इन हमले में निशाने पर रहे। इन हमलों में मारे गए प्रमुख लोगों में ईरान के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद बाघेरी, वायुसेना प्रमुख आमिर अली हाजीजादेह और इलीट फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी शामिल थे। इन हमलों से पहले इजराइल के खुफिया संगठन मोसाद ने ईरान के ही गुप्त ठिकानों से कम ऊंचाई वाले ड्रोन छोड़कर उनके हमलों से ईरान के डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था। इजरायली हमलों के प्रत्युत्तर में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के ठिकानों पर हमले किए। इजराइल डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए उसकी राजधानी तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा पर बड़े हमले ईरान ने 16 जून को किए। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास भवनों को भी कुछ क्षति हुई। दोनों ओर से चल रहे इस युद्ध में इजराइल को अमेरिका का भी खुला समर्थन प्राप्त था। 16-17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भी इजराइल का व्यापक समर्थन रहा। ईरान पर हो रहे तेज हमलों के बीच वहां रह रहे विदेशियों का पलायन शुरू हो गया तथा भारत ने भी भारतीयों की सुरक्षा निकासी के लिए ऑपरेशन सिंधु, ये जरूर याद रखें, ऑपरेशन सिंधु संचालित किया। दोनों देशों को एक दूसरे के ठिकानों पर मिसाइलों से हमले का सिलसिला चल ही रहा था कि इस मामले में एक नया खतरनाक मोड़ 22 जून को ले लिया, जब अमेरिका स्वयं ही इस लड़ाई में शामिल हो गया। ठीक है, आपको पता ही होगा, इस लड़ाई में शामिल हो गया। ईरान के पहाड़ी के नीचे बने बहुचर्चित एवं सुरक्षित फोर्डो परमाणु संयंत्र पर बंकर बस्टर बम बरसाकर उसे अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया। अभेद्य किले के रूप में कहे जाने वाले अति सुरक्षित फोर्डो संयंत्र पर हमले के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये सब जो ऑपरेशन है वो आप जरूर याद रखें। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत सबसे खतरनाक B-2 बम वर्षक विमानों से भारी भरकम बम अमेरिका ने बरसाए। 2 अन्य परमाणु संयंत्रों पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें अमेरिका ने दागी। इस प्रकार के अमेरिकी हमलों से पूरा विश्व में इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया रही तथा रूस, चीन के साथ अधिकांश मुस्लिम देशों ने इसकी निंदा की। अमेरिका के इस हमले के जवाब में अगले ही दिन ईरान ने अमेरिका के कतर स्थित वायुसैनिक अड्डे पर, देख रहे हैं, ईरान ने अमेरिका के कतर स्थित वायुसैनिक अड्डे पर तथा इराक के सैन्य अड्डे पर बने अमेरिकी सैनिकों के आवासों पर मिसाइलों से हमले 23 जून को किए। ठीक है, 12 दिन तक चले इस विनाशकारी युद्ध में युद्ध विराम 23 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल एवं अपील पर हुआ। युद्ध विराम के लिए इजराइल को मनाने में जहां डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका रही, वहीं ईरान को इसके लिए तैयार करने में कतर का योगदान रहा। ठीक है, कतर का योगदान रहा। ईरान ने स्पष्ट किया कि यदि उस पर हमले नहीं हुए तो आगे कोई युद्धक कार्रवाई नहीं करेगा। इस सीज फायर से ऐसा युद्ध फिलहाल थम गया है, जिसके भड़कने से विश्व के कई हिस्से लड़ाई की चपेट में आ सकते थे। ठीक है, तो ये देखें कि कूटनीतिज्ञों का मानना है कि 12 दिन तक चला यह युद्ध तीनों ही देशों के लिए विन विन सिचुएशन रही।
अमेरिका ने जहां अपने बम वर्षक विमानों से ईरान के अभेद्य परमाणु ठिकानों को तहस नहस कर दिया, अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी, वहीं इजराइल ने 12 दिन तक युद्ध में ईरान के अनेक सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के साथ साथ उसके कम से कम 14 परमाणु वैज्ञानिकों की जान ले ली। ठीक है, ईरान को वैसे तो इस युद्ध में काफ़ी कुछ खोना पड़ा, तथापि जवाबी हमलों में इजराइल को काफ़ी क्षति उसने भी पहुंचाई है। दशकों से ईरान के दुश्मन रहे इजराइल को कड़ी टक्कर देने को ही अपनी सफलता ईरान मान रहा है। युद्ध विराम करके अमेरिका से सीधी लड़ाई में अपना बचाव भी उसने किया है। ठीक है, तो ये लोकेशन कुछ देख ले हम लोग। ठीक है कि अमेरिका का ईरानी परमाणु ठिकानों पर जो हमला हुआ, देखिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में B-2 बम वर्षक विमान, बंकर बस्टर बम और टॉम हॉक मिसाइलें शामिल थी। ये लोकेशन देख ले जहाँ पर हमला हुआ। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का पूरा जो अंक है हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम और राज्य समाचार हम लोगों ने पहले से कर लिया है। तो अब अगला वीडियो जो हम लोग लाने वाले हैं वह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक परिदृश्य का है। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।